तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, झाओ हू को वहाँ पर देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और वो सर अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में बोलता है कि एल्डर ने यहाँ पर मेरे लिए काफी दुश्मनों को बना दिया है। और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो झाओ हू होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ और हम दोनों में से जो भी ज्यादा पावरफुल होगा वही 10th रैंक पर रहेगा। तो बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। और अब झाओ हू की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए झाओ हू से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो तो जल्दी से फाइट करो, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को लेने के लिए यहाँ से जाना है। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो झाओ हू होता है वो भी फाइट के लिए रेडी होने लगता है और वो चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे शोयू की तरह हरा सकते हो। याद रखना मैं शोयू से कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ और ये तुम्हें अभी पता लग जाएगा। और इतना बोलकर अब जो झाओ हू होता है वो सीधे चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अब मेरी आयरन फिस्ट का स्वाद चखो। और अब झाओ हू के अटैक को आता हुआ देखा जो चैंग फैंग होता है वो भी उसके लिए रेडी हो जाता है और वो उसके अटैक को देखते हुए उसे बोलता है कि तुम जितना बोल रहे थे तुम उतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम्हें हराने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है। और अब झाओ हू को चैंग फैंग के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और उनमें से एक डिसाइबल खुश होते हुए बोलता है कि देखो चैंग फैंग झाओ हू से फाइट करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन इसे क्या लगता है कि ये झाओ हू को हरा देगा, क्योंकि झाओ हू की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसने 1,50,000 पाउंड को लिफ्ट किया था, तो मुझे नहीं लगता कि चैंग फैंग इसके एक अटैक के सामने भी टिक पाएगा। और उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही हम चैंग फैंग और झाओ हू को देखते हैं जहाँ पर कि उन दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन चैंग फैंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण जो झाओ हू होता है वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। जो देखकर तो वे जो डिसाइबल होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जिसके बाद अब हम झाओ हू को देखते हैं जो कि अपने हाथ को पकड़ते हुए शौक होकर बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा कैसे है। और अब झाओ हू की इस बात को सुनकर तो वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, चैंग फैंग ने केवल 1,00,000 पाउंड को ही लेफ्ट किया था तो फिर इसकी स्ट्रेंथ झाओ हू से ज्यादा कैसे है। इसका मतलब जो चैंग फैंग है उसने उस टेस्ट के दौरान अपनी रियल स्ट्रेंथ को नहीं दिखाया था, ये अपनी रियल स्ट्रेंथ को अभी तक छुपा रहा था, इसीलिए इसने झाओ हू को इतनी पीछे हटा दिया। और अब झाओ हू के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो झाओ हू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि झाओ हू तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को लेने के लिए अभी के अभी जाना है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ हू होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ लाइफ एंड डेथ स्टेज के चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और अब लाइफ एंड डेथ स्टेज का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो झाओ हू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर ये लाइफ एंड डेथ स्टेज क्या है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो आगे आते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ब्रदर चैंग फैंग मैं आपको लाइफ एंड डेथ स्टेज के बारे में बताता हूँ। हमारे इनर सेक्ट के अंदर एक अरीना को बनाया गया है जिसे कि लाइफ एंड डेथ स्टेज कहा जाता है और उसके बीच में दो बंदों की फाइट होती है और उनकी फाइट के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये जो फाइट होती है ये लाइफ एंड डेथ की फाइट होती है और इसके अंदर जो हारता है वो मारा जाता है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो भी चैंग फैंग को एक लव का इमोजी देने लगता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो झाओ हू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि झाओ हू तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाए तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे लाइफ एंड डेथ अरीना के ऊपर हरा सकते हो? अगर तुमने मुझसे वहाँ पर फाइट की तो तुम पक्का मारे जाओगे। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ हू होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेरी रियल पावर मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरी रियल पावर जब बाहर आती है जब मैं लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में आ जाता हूँ, तो अगर तुमने वहाँ पर मेरे साथ फाइट की तो मेरी जो रियल पावर है वो बाहर आ जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर दूंगा। और अब झाओ हू की इस बात को सुनकर जो उसके बंदे होते हैं वे हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि जो झाओ हू है वो बचपन से ही फाइट करते हुए बड़ा हुआ है और चैंग फैंग तुम कभी भी उसका सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो झाओ हू है वो लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है और अगर तुमने उसके साथ लाइफ एंड डेथ की फाइट की तो वो तुम्हें कुछ ही पल में खत्म कर देगा। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो झाओ हू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो बताओ फिर तुम कब मुझसे लाइफ एंड डेथ की फाइट करना चाहोगे। जो सुनकर जो झाओ हू होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना 7 दिन बाद हम लाइफ एंड डेथ अरीना पर मिलेंगे, वहाँ पर तुम्हारे और मेरे बीच में लाइफ एंड डेथ फाइट होगी। और इतना बोलकर अब जो झाओ हू होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो झाओ हू के साथी होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलते हैं कि बच्चे केवल तुम्हारे पास 7 दिन है, तो इन 7 दिनों में जितना एंजॉय करना चाहो उतना कर लो। और अब झाओ हू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि झाओ हू ने मुझे यहाँ पर झाओ शैन की याद दिला दी, ये दोनों मार्शल आर्ट को लेकर पूरी तरह से पागल है, इसीलिए जो झाओ हू है मैं इसे लाइफ एंड डेथ अरीना में नहीं मारूंगा, क्योंकि इसके जैसे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही कम मिलते हैं, इसे मैं यूज करूंगा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए।
और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूनर और बाकी के लोग होते हैं वे भागते हुए वहाँ पर आने लगते हैं। वे भागते हुए वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ब्रदर चैंग फैंग तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के पास में आ जाती है और वो चैंग फैंग को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग तुमने लाइफ एंड डेथ स्टेज पर उस फाइट को एक्सेप्ट क्यों किया। अगर तुम किसी कारण से उस फाइट को हार गए तो तुम जानते हो कि वहाँ पर क्या होगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए यूनर से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन अभी इस बात को छोड़ो, मुझे तुम लोग ये बताओ कि आखिर तुम्हारे टेस्ट की रिजल्ट क्या रहा और तुम्हारी रैंक क्या है। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि हम लोगों की इतनी अच्छी रैंक नहीं रही, मुझे न्यू कॉमर्स में 69 रैंक मिली है। और अब 69 का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह 69 तो मेरा फेवरेट नंबर है। और गाइस आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी 69 की बात कर रहा है। लेकिन जो बेचारी यूनर होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है और उसे चैंग फैंग की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और वो चैंग फैंग की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए उसे बोलती है कि आगे 69 तुम्हारा फेवरेट पर नंबर क्यों है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो अब तुम लोग बताओ कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है। जो सुनकर अब जो बाकी के लोग होते हैं वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगते हैं और उनमें से एक चैंग फैंग से बोलता है कि भूल जाओ मेरी तो जो रैंक है वो टॉप 100 में भी नहीं आई। तभी दूसरा बोलता है कि मेरी रैंक 98 है और तीसरा बोलता है कि मैं तो बताते हुए भी एम्बेरस फील कर रहा हूँ। और उन लोगों को ऐसे उदास देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उन लोगों के पास में आके उनसे बोलता है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों की रैंक इसीलिए कम आई है क्योंकि अभी तक तुम दो लोग डिवाइन डोर रियलम पर नहीं पहुंचे। अगर तुम लोग डिवाइन डोर रियलम पर चले गए तो तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर वे जो बंदे होते हैं वो थोड़ा सा उदास होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि ब्रदर चैंग फैंग आप जानते हो कि डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। उस पर ब्रेक थ्रू करने के लिए रियलम अचीवमेंट पिल की ज़रूरत होती है और जो रियलम अचीवमेंट पिल होती है वो मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वो महंगी होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है। इसीलिए हम नहीं जानते कि आखिर हम कहाँ से उस पिल को ले। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम लोग बस केवल अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं वो पिल तुम लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे चैंग फैंग के नारे लगाते हुए उसे बोलते हैं कि ब्रदर चैंग फैंग तुम सच में बहुत ही ज़्यादा औसम हो, अब से तुम हमारे बॉस हो और हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग मुझे ज़रा तुम ये बताओ कि तुम आखिर रियलम अचीवमेंट पिल कहाँ से लेकर आओगी क्योंकि ये मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के शोल्डर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि ये चीज़ मुझे कहाँ पर मिल सकती है, तो तुम अभी केवल अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं वही तुम्हें पिल दे दूँगा। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।